हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। लास्ट जो हमने वीडियो किया था उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर कवर किए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो हमारा, इसके अंदर दो चैप्टर हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरे में है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटर। तो आज हम जो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी का, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ा था हमने, उसमें हमने पढ़े थे चार्जेस एट रेस्ट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट। लेकिन जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जो चार्जेस इन मोशन के बारे में बात करती है। इट डील्स विद द चार्जेस इन मोशन। तो सबसे पहले टॉपिक जो हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं वो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो करेंगे इसमें वो है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी एक सेकंड में किसी भी कंडक्टर के थ्रू जितना चार्ज फ्लो करता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और सपोज जैसे ही हमारे पास में एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लो इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है, और जो इसका इस साइड वाला एरिया है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारा, वो A है, और इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। आप देखोगे कि ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो मान लो n है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो सपोज इस कंडक्टर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी किसी भी कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। मान लो ये कंडक्टर है, इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम में, और एरिया A है, L इसकी लेंथ है, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है n। तो यहां देखो स्टूडेंट्स, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इस बैटरी का वो इसे पीछे से रिपेल करेगा इस तरफ, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इसे इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी कंडक्टर में जब हम बैटरी अटैच कर देते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करते हैं, लेकिन जो करंट है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट मूव करता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके इस तरफ मूव कर रहे हैं तो जो करंट होगा इसके अंदर वो इस तरफ मूव करेगा। करंट को बेसिकली हम हिंदी में बोलते हैं प्रवाह, मूवमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बकेट में, बड़े से बकेट में पानी ले लेते हैं जो कि एकदम रुका हुआ है, अब आप उसके अंदर फिंगर से आप इस तरह से आगे की तरफ मूव करते हैं, तो आपकी फिंगर आगे की तरफ मूव करेगी तो आप देखोगे जो पानी का फ्लो है, जो पानी का वाटर करंट है वो पीछे की तरफ मूव करता है। तो ऐसे ही किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, करंट उसके हमेशा अपोजिट मूव करता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो करंट है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। तो जब भी किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, चार्ज फ्लो करता है, तो चार्ज के फ्लो करने से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है, तो जो करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। और करंट को हम कैपिटल I से
डिनोट करते हैं। ये होता है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो ये जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो चार्ज कैरियर्स जिनकी वजह से किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है, उन्हें हम करंट कैरियर्स कहते हैं। तो ये जो आपके चार्ज कैरियर्स होते हैं, ये आपके इन्हें करंट कैरियर्स भी कहते हैं, करंट कैरियर्स। यानी दोज चार्ज कैरियर्स which causes the flow of electrons is called current carriers। और ये जो आपकी थी n, वो करंट डेंसिटी थी। करंट डेंसिटी क्या होती है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, फ्लो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो स्टूडेंट्स यहां से नेक्स्ट हमारा इसमें आएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है एम्पेयर। एम्पेयर को हम कैपिटल ए से जनरली डिनोट करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो ये करंट है, इसकी यूनिट एम्पेयर होगी, ये चार्ज है, इसकी यूनिट कूलम होगी, और ये टाइम है, इसकी यूनिट जो है वो सेकंड होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लेट कर लें कि जो चार्ज है हमारा वो 1 कूलम है और टाइम जो है वो 1 सेकेंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 कूलम हो गया और ये 1 सेकेंड हो गया, तो करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। तो स्टूडेंट यहां से हम 1 एम्पेयर की डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। 1 एम्पेयर की डेफिनेशन क्या होगी कि किसी भी सर्किट के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट 1 एम्पेयर तब होगा जब उसके अंदर 1 कूलम चार्ज, ये 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो करता है। यानी जब किसी कंडक्टर के अंदर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो करेगा, तो उसके अंदर 1 एम्पेयर करंट प्रोड्यूस होगा या फ्लो करेगा। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारी करंट, इसकी एसआई यूनिट 1 एम्पेयर होती है, और यहां से हमने 1 एम्पेयर की डेफिनेशन भी निकाल दी। अगर आपके एग्जाम में आता है, पूछता है कि 1 एम्पेयर को डिफाइन करो, तो कैसे बताओगे कि किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट 1 एम्पेयर तब होगा जब उसके अंदर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो करेगा। मींस द करंट इन ए कंडक्टर विल बी 1 एम्पेयर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट फॉर 1 सेकेंड। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम इसमें करेंगे कि जो करंट है, अभी हमने देखा कि जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट, उसकी यूनिट भी होती है और उसकी डायरेक्शन भी होती है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो लास्ट 11th में हमने पढ़ा था या 9th में भी हमने पढ़ा था कि जिन क्वांटिटीज के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, वो कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। यस, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस इलेक्ट्रिक करंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो उसके अकॉर्डिंग से क्या होना चाहिए था, इसके अकॉर्डिंग से एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है। तो ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए होती है स्टूडेंट्स क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो हमने 11 में पढ़े थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये दोनों वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती, ये स्केलर लॉ ऑफ। फ्रेंड्स इस पार्ट में अभी तक हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक करंट में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके अंदर करंट डेंसिटी क्या होती है, और इलेक्ट्रिक करंट कैरियर्स क्या होते हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, 1 एम्पेयर, यानी इस एसआई यूनिट को हमने डिफाइन भी किया, इसका 1 एम्पेयर की डेफिनेशन निकाली है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम करेंगे इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करते हैं, तो उस कंडक्टर के अंदर जो दूसरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या इंप्योरिटी एटम्स होते हैं, उनसे वो इलेक्ट्रॉन बार बार टकराते हैं, और बार बार टकराने से उनकी वेलोसिटी या स्पीड बार बार चेंज होती है। तो जितनी बार भी उनकी स्पीड चेंज होती है एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में, उन सारी वेलोसिटीज का हम एवरेज निकाल दें,
तो उस एवरेज वेलोसिटी को हम उस इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, यानी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी. द एवरेज velocity of an electron while moving from one end to another end of the conductor is called its drift velocity. It means जब इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है तो जितनी बार भी उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है उस वेलोसिटी का जो एवरेज होता है उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और इसे हम VD से डिनोट करते हैं. V फॉर वेलोसिटी एंड D फॉर जो सब्सक्रिप्ट में D लगा हुआ है उसका मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सपोज हमारे पास ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो सपोज इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A है. इसके अंदर मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और मान लो पहले इधर गया, यहाँ टकराया, फिर उसकी डायरेक्शन इधर चेंज हो गई, फिर इधर चला गया मान लो, तो इस तरह से बार बार इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. मान लो इनिशियल जो शुरुआती वेलोसिटी इसकी V1 थी, फिर V2 हो गई, फिर V3 हो गई, इस तरह से लास्ट में Vn हो गई. तो जितनी बार भी ये कोलाइड कर रहा है और जितनी बार इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, सारी वेलोसिटीज का अगर हम एवरेज निकाल दें तो उस एवरेज वेलोसिटी को ही हम इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि Vd इज इक्वल टू V1 प्लस V2 अप टू Vn, यानी जितनी बार भी इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है सबका एवरेज. अब V इज इक्वल टू होता है U प्लस AT, तो इसको कर दो V1 को क्या कर दोगे U1 प्लस A टाउ 1 प्लस V2 को आप कर दोगे U2 प्लस A टाउ 2 अप टू जितनी बार भी इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है इन सबको आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे A टाउ n. अब U वाले टर्म्स जो हैं उन्हें एक साथ लिख दो और A टाउ वाले इनको एक साथ लिख दो, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास U1 प्लस U2 अप टू UN, और बाकी जो बच गए उनमें से A कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n. अब देखो इन सबका एवरेज था, इन सबका एवरेज निकालना है हमें, तो n से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका n यहां आ जाएगा और एक n यहां आ जाएगा. तो ये जो इनिशियल वेलोसिटीज का एवरेज है इसे हम कहते हैं इसकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी, और रिलैक्सेशन टाइम का जो एवरेज है इसे कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. तो इसे हम यहां लिख देते हैं हियर U1 प्लस U2 अप टू UN इज इक्वल अपॉन डिवाइडेड बाय n is called average thermal velocity. और ये जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की वो अप्रोक्सीमेटली 0 होती है, विच इज 0, अप्रोक्सीमेटली 0 फॉर एन इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है लगभग 0 होती है. और जो ये वाला टर्म है, ये जो हमारा टर्म है एंड टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डैश 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 टाउ n, इसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं इसे हम कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. तो स्टूडेंट्स यहां से जब वैल्यू पुट करेंगे हम इनकी, तो इट इंप्लाइज Vd कितना आ जाएगा हमारे पास में, Vd इज इक्वल टू आ जाएगा ये आपका 0 हो गया, 0 प्लस A टाउ, और ये A टाउ. एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, F अपॉन m इंटू टाउ. F इज इक्वल टू कितना होता है Q इंटू E.
Q इंटू ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टाउ। ये Q क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कितनी होती है इसकी वैल्यू? माइनस ई लेते हैं हम, तो एज Q इज इक्वल टू माइनस ई। तो इसका मतलब हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। कितनी आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास में? माइनस ई, ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दोगे, ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दोगे, माइनस ई टाउ अपॉन एम। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक कर रहे हैं हम इसके अंदर वो करेंगे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसे उसकी मोबिलिटी कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन कितनी इजीली मूव कर सकता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो उसकी मोबिलिटी होती है। इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला निकाला था अभी पीछे, क्या था? माइनस ई टाउ अपॉन एम, और डिवाइडेड बाय ई है, तो ये ई से ई कैंसिल। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस ई टाउ अपॉन एम। एक फॉर्मूला इसका ये भी होता है, एक फॉर्मूला ये होता है। तो यहां से आप इनकी यूनिट्स निकाल सकते हो। इट्स SI यूनिट्स आर, ये देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट है, एक तो वोल्ट पर मीटर और एक न्यूटन पर कूलम। तो अगर हम यहाँ पे वोल्ट पर मीटर पुट करते हैं तो एक यूनिट तो ये आ जाएगी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, एक यूनिट तो ये होगी इसकी। और दूसरी यूनिट कैसे निकालेंगे? सेकेंड यूनिट देखो, इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम। तो इसकी यूनिट क्या रहेगी हमारे पास में? मीटर कूलम पर न्यूटन पर सेकेंड। तो ये दो यूनिट्स होती हैं इसकी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की दो यूनिट्स होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, और दूसरी होती है मीटर कूलम पर न्यूटन पर सेकेंड। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की दो यूनिट्स होती हैं। और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होता क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हम करेंगे रिलैक्सेशन टाइम। अभी पीछे हमने एक सिंबल लिया था टाउ, v इक्वल टू u प्लस एक टाउ लिया था t की जगह पे। तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे टाउ इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं इसके लिए, हम टाइम के लिए रिलैक्सेशन टाइम। आपको बताया गया था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में मूव करता है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, तो बार बार उसकी वेलोसिटी चेंज होती है और बार बार वो टकराता है। तो जब दो टक्कर लगातार होती हैं, एक के बाद एक लगातार, दो कॉलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है, मान लो पहले यहाँ टकराया फिर यहां से यहां तक रहा है, तो इन दोनों कॉलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उसे हम कहते हैं उसका रिलैक्सेशन टाइम। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स इज कॉल्ड इट्स रिलैक्सेशन टाइम। अब जैसे हम मान लो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी और वो फास्ट मूव करेंगे और जल्दी जल्दी टकराएंगे। तो जितना जल्दी वो टकराएंगे उतना ही उनका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। तो जो रिलैक्सेशन टाइम है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। अब नेक्स्ट जो इसमें हम करेंगे टॉपिक वो है हमारा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स हमें ये निकालना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन है। तो पीछे हमने जो डायग्राम बनाया था कि मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ इसकी एल है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लो एन है। और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये मान लो एक बैटरी है, इससे हमने इसे कनेक्ट कर दिया। इस बैटरी का पोटेंशियल V है। तो लेट लेंथ ऑफ द कंडक्टर is equal to L, area of cross section of the conductor is equal to A। तो जब लेंथ L है इसकी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? इट इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर is equal to A into L। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमने कितने लिए हैं? N। लेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू N। तो जब यूनिट वॉल्यूम में N इलेक्ट्रॉन है तो Al वॉल्यूम यानी टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी हम ये निकाल रहे हैं यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में कितने होंगे। इट इंप्लाइज टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज इक्वल टू NaL। इतने इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के टोटल होंगे। तो और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम कितना लेते हैं? -e एज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। वन मतलब ईच इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा ईच इलेक्ट्रॉन का चार्ज? -e। तो जब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? सो टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर is equal to -NaLe, यानी जो टोटल चार्ज है Q इज इक्वल टू -NaL इंटू E आ जाएगा। ये टोटल चार्ज आ गया। अब हमें करंट निकालना है और करंट का फॉर्मूला हमें मालूम है I इज इक्वल टू कितना होता है? Q बाई T होता है। तो Q की वैल्यू ये वाली यहां पुट कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। तो I इज इक्वल टू -NaLe अपॉन T और ये L अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। L क्या थी? जितना इलेक्ट्रॉन ने डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, यानी ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। और I इज इक्वल टू -NeA और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगी Vd। तो ये हमारा रिलेशन आ गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो अभी आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर हम करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, और हम यहाँ पर जो रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, इन सब हम चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।